जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सभा में पलायन और बेरोजगारी की समस्या को उठाते हुए कहा है कि बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जिनके लड़के केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कश्मीर समेत कई राज्यों में काम ले रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 से 15 हजार रुपए के लिए कम उम्र के लड़कों को अपना गांव छोड़कर दूर के राज्यों में जाकर काम करना पड़ रहा है। उसको पर्व त्योहार में भी घर आने का अवसर नहीं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि मौका मिला तो 6 महीने से 1 साल के भीतर जितने लड़के बिहार से बाहर काम कर रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था यहीं की जाएगी। प्रशांत किशोर ने सुबह जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण और मैनाटांड प्रखंड के डमरापुर गांव से की थी। इस दौरान उन्होंने 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बाबूराम जी का आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना पर अधिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद शनिवार को उद्घाटन ठाकरे गुट ने याचिका दायर की है। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने सूबे के PM एकनाथ शिंदे पर भी एक बार फिर से ठाकरे गुट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि CM शिंदे ने पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट सर्किट किया है। साथ ही कहा है कि अंधेरी उपचुनाव का इस्तेमाल चुनाव चिन्ह मुद्दे पर तेजी से फैसले के जरिए दबाव बनाने की आड़ में किया जा रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर पर दावा किया है। इसके लिए शिंदे गुट ने 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग से मांग की कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष और वाहन उन्हें आवंटित किया जाए। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक खराबी आ गई है। खुर्जा रेलवे जंक्शन पर ट्रैक्शन मोटर सीज होने से ट्रेन के ब्रेक जाम हो गए। उसके बाद ट्रेन के यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस में शिफ्ट कर भेजा गया। ट्रेन ने खराबी आने की वजह से करीब 4 घंटे लेट हो गई। उत्तर मध्य रेलवे के दरकनौर में वायर स्टेशनों के बीच C8 कोच की ट्रैक्टर मोटर ने बेयरिंग डिफेक्ट की वजह से वंदे भारत ट्रेन के फेल हो गया है। ADRM DLI अपनी टीम के साथ इस ट्रेन में ऑन बोर्ड निरीक्षण कर रहे थे। NCR टीम की मदद से बेयरिंग जाम के ठीक किया गया। हालांकि 80 मिलीमीटर के लिए फ्लैट टायर विकास के कारण ट्रेन को खुर्जा तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक लाया गया। देश भर में पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन मनाने हुए बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर जगह जगह कव्वालियां और जलसे आयोजित किया जाते हैं। इसी क्रम में बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने 9 अक्टूबर को निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी में DJ ना लाने और गाने ना बजाने की हिदायत दी है। मौलाना ने फरमान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के काम करने से जुलूस की धार्मिक गरिमा को नुकसान होता है, सवाब के बजाय गुनाह मिलता है। इसलिए जुलूस में कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तान से प्रमोट हो रहे भारत में आया नारा सर तन से जुदा मुस्लिम नौजवान जुलूस मोहम्मदी में ना लगाएं। इस नारे की जगह हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया नारा प्यारे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान लगा, ये हिंदुस्तानी नारा है और इस नारे में नबी के साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। बिहार की महागठबंधन सरकार में 2 सबसे बड़े दलों JDU और RJD के बीच दरार की अटकलें हैं। इसके बाद एक वजह ये भी है कि आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने RJD कोटे से मंत्री बनाए गए। सुधाकर और CM नीतीश कुमार के बीच कथित तौर पर अनबन चल रही थी। दरअसल पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चोर और खुद को चोरों का राजा तक कहा था। इसके बाद नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे थे। आखिरकार पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी में नवनिर्मित असम भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय का उद्घाटन किया। जी हां, आपको बता दें कि इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज असम में मैं गृह मंत्री के नाते नहीं आया हूं, मैं आज यहां BJP के कार्यकर्ता के नाते आया हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया कि असम की महान भूमि को कांग्रेस ने विघटन की, आतंकवाद की, हड़तालों की, आंदोलन की भूमि बनाया था। लोग हमेशा चिंतित रहते थे कि अगर असम को समावेशी विकास नहीं मिला तो यह उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ी समस्या होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी जनसभा को भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। CBI ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से दिल्ली के CBI मुख्यालय में पूछताछ की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मलिक से यह पूछताछ उनके उन आरोपों को लेकर की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर से राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक पिछले लंबे समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए कई बयानों में केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की थी।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान तो कम हुआ, लेकिन रोजाना कामकाज से बाहर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को बारिश ने दस्तक दी और कई इलाकों में झमाझम बरसात देखी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कई दिनों तक यह बारिश होती रहेगी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में अगले कई दिनों तक बारिश के आसार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 4 कफ और कोल्ड सिरप को जानलेवा घोषित किया है। WHO के इस फैसले पर स्टैंडिंग नेशनल कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि भारत में लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि इस दवा का लाइसेंस केवल निर्यात के लिए था। भारत में बेचे जाने वाले खांसी के सिरप में यह संभावना नहीं। भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा गाम्बिया में कथित तौर पर कफ सिरप से 66 बच्चों की मृत्यु पर स्टैंडिंग नेशनल कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई गुप्ता ने कहा है कि WHO की पहली मृत्यु के बाद हमें अवगत कराया जाना चाहिए था। हो सकता है उन्हें किसी जांच में एक समय लगा हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बॉलीवुड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने सबसे अधिक योगदान दिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम कला और कविता और लेखन की बात करें तो इन वर्गों में योगदान करने की सबसे अधिक क्षमता अल्पसंख्यक में है। आगे एनसीपी नेता बोले कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने सबसे अधिक योगदान दिया और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बता दें, इससे पहले भी एनसीपी नेता अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। गुजरात के महेसाना जिले की सूर्य मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध गुजरात का मोढेरा गांव अब देश का पहला 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव बनने जा रहा है। यानी सूर्य का गांव अब सूर्य की रोशनी से चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर 9 अक्टूबर के दिन मोढेरा को सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित करने वाले हैं। इस गाँव में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर समेत गाँव के सभी घरों में तमाम कामकाज सूर्य की ऊर्जा से होंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि अब यह गाँव की सूर्य से संचालित होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 2 चरणों में सोलर विलेज बनाया है और आपको बता दें, इससे मोढेरा को 24 घंटे सौर ऊर्जा आधारित बिजली मिलेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों की रंगाई पोताई अब गोबर से निर्मित पेंट से होगी। राज्य में स्थापित किए गए गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से पेंट बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का जरिया देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में रंगाई पोताई गोबर के बने पेंट से करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहन गोठान एवं रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगाए स्टॉल का अवलोकन करने पहुंचे। भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आज से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सीएम अशोक गहलोत शनिवार 4 बजे जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर शाही ट्रेन को रवाना किया, जिसके बाद 12 अक्टूबर को इस शाही ट्रेन का दूसरा टूर सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से शुरू होगा। बता दें, कोरोना काल से यह ट्रेन बंद पड़ी थी। करीब 3 साल बाद एक बार फिर से 8 अक्टूबर से शुरू हुई है। इसके लिए जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो गई। आज से शुरू हो रही पैलेस ऑन व्हील्स की यात्रा जयपुर से शुरू होकर रणथंभौर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर होते हुए जयपुर में ही खत्म होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में बांग्लादेश को हरा दिया है। टीम इंडिया 59 रनों से विशाल जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2018 के फाइनल में बांग्लादेश को मिली हार का बदला भी ले लिया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर आज के मैच में नहीं खेल रही थी। कमान संभाल रही स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की अच्छी पारियों के बाद गेंदबाजों के सधे प्रदर्शन के दम पर भारत ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन का स्कोर बनाया और फिर बांग्लादेश को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 100 रन बनाकर रोक दिया। खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन के मुख्य फसलें धान की अगेती किस्म की कटाई जारी है, तो वहीं मंडियों में धान की आवक भी शुरू हो गई। हालांकि इस बार धान के उत्पाद में कमी आने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण मानसून की बेरुखी रहा है। असल में मानसून की बेरुखी के चलते कई राज्यों में कम बारिश हुई। इस वजह से धान की फसलों पर सूखे की मार पड़ी थी, लेकिन आगामी रबी सीजन में किसानों पर सूखे की मार नहीं पड़ेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि इस साल देश के जल भंडार में 9% की कमी दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान वो गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में वो महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे, जो महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 9 से 11 अक्टूबर के बीच मोदी अपने गृह राज्य में होंगे, जहाँ इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने। वहाँ 11 अक्टूबर को वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जाएंगे। बयान के अनुसार मोदी रविवार को मेहसाना के मोढेरा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ ही 2 मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चिट्ठियों का सिलसिला जारी। इस बीच दिल्ली के एलजी ने सीएम को भेजे गए पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों और नेताओं के भ्रामक, अनर्गल और तथ्यहीन बयानों का संज्ञान ले। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने खेद व्यक्त करते हुए लिखा है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिल्ली की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करके लोगों की गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।